हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान या एमपीपीएससी 2020 की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। एमपीपीएससी 2020 के टेस्ट नंबर 19 का हम डिस्कशन यहां पर करेंगे। 18 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, आप सब लोगों ने वो डिस्कशन देखे थे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वो पसंद भी आए होंगे। और ये 19वां टेस्ट है। इसमें हम एमपीपीएससी में जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। खासकर 2014 से लेकर 2018 के बीच में जो प्रश्न आए हैं उनकी चर्चा करेंगे। अधिकांश प्रश्न मध्य प्रदेश के ही हैं, लेकिन कुछ प्रश्न मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स के भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना। और एक बात ये याद रखो कि पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल करने से हमें आइडिया ये लगता है कि आने वाले समय में कैसे प्रश्न आएंगे। चूंकि 2020 में थोड़ा सा सिलेबस में भी अपडेशन हुआ है, तो उसके हिसाब से हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा और अभी से अपनी तैयारी को अच्छा करना पड़ेगा। और उसी के लिए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। 499 रुपए में ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। और अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है। 125 टेस्ट इसमें आपके लिए हैं। और जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्री 2020 के नोट्स पहले से ले रखे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज मात्र 399 रुपए में मिल जाएगी। तो आप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें, हमारी एक अगली जो प्रस्तुति चल रही है वो क्विज 2020 के नाम से एक कोर्स हमने आपके लिए लेकर आए हैं। एक्चुअल में कोर्स नहीं, ये एक प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में आप 5000 रुपए फर्स्ट प्राइज के रूप में जीत सकते हैं, 2500 रुपए सेकंड प्राइज के रूप में जीत सकते हैं और 100 रुपए का इसका रजिस्ट्रेशन फीस है। तो एप्लीकेशन पर जाइए और जुडिशियल एग्जाम जो है कोर्स सेलेक्ट कीजिए, तो वहां पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और इसको 24 मई को टेस्ट सीरीज शाम को होगी, तो उससे पहले तक कभी भी आप इस पर रजिस्टर करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो आप 5000 रुपए या 2500 रुपए जीत पाएंगे। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंडियन पॉलिटी के ऊपर ये टेस्ट सीरीज होगी। राइट, आगे बढ़ेंगे। अगले टॉपर्स का नाम यहां पर मैं आपको बताऊंगा। टॉपर्स वो लोग जिन्होंने इस परीक्षा में अच्छा परफॉर्म किया है, टॉप किया है इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर। राइट, तो एमपी पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर देखिए, पहला नाम है पवन प्रजापति का। लगातार अच्छा ये प्रदर्शन कर रहे हैं, 49 प्रश्न क्वेश्चन इनके द्वारा सही किए गए। दूसरा नाम है अभिषेक मिश्रा का, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, 48 प्रश्न इन्होंने सही किए हैं। तीसरा नाम है ज्योति का, इनके 46 प्रश्न सही हैं। चौथा नाम है महिमा सोनी का, इनने 46 क्वेश्चन सही किए हैं। और पांचवा नाम है आशीष विजयवार का, इनके 45 प्रश्न सही हैं। आप में से अगर कोई यहाँ उपस्थित हो तो आपको बहुत बधाई, और नहीं है तो कल इस लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। आपका नाम हो सकता है, टेस्ट कल का अच्छे से दीजिए और आपका नाम इसमें आ सकता है। चलिए अब बढ़ जाते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र किस प्रकार का है? यह प्रश्न 2013 एमपीपीएससी में पूछा गया था। जिसको आंसर पता होगा वो कमेंट करके आंसर बताएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र किस प्रकार का है। क्या वो कोटा है, क्या तंतुज है, क्या खद्दर है, कि चंदेरी है? तो आप सभी को याद आ रहा होगा, मध्य प्रदेश में कुछ कपड़ों को जीआई टैग प्रदान किया गया है और भी बहुत सारी चीजों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, लेकिन इनमें से एक नाम ऐसा है जिसे जीआई टैग मिला है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है भौगोलिक संकेतक, और ये दिया गया है चंदेरी कपड़े को। राइट, तो चंदेरी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पहली चीज तो आप ये याद रखेंगे। इसके अलावा एक और जहां की साड़ियां फेमस है वो है महेश्वर। राइट, महेश्वर की भी क्या है, साड़ियां फेमस है। चंदेरी और महेश्वर दो जगहों के नाम याद रखेंगे। यहाँ दोनों जगहों की साड़ियां फेमस हैं। चंदेरी की साड़ियां, चंदेरी कहां पर है? ये अशोकनगर में है। अगर आपको याद हो वो मूवी, एक राजकुमार राव की एक मूवी आई थी ओ स्त्री, राइट, वो यहीं पर शूट हुई थी, चंदेरी में ही। और महेश्वर के बारे में तो आपको पता है, पैडमैन जो मूवी आई थी उसकी बहुत सारी शूटिंग महेश्वर की ही है। तो महेश्वर किस जिले के अंदर है? खरगोन जिले के अंदर। चंदेरी किस जिले के अंदर है? अशोकनगर जिले के अंदर। राइट, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? वो जिला जहां पर मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में बहुत ज्यादा खनिज पाया जाता है। खासकर मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा हम देखें, मध्य प्रदेश का जैसे ये मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, पूर्व की तरफ जो जिले हैं, पूर्व की तरफ जो जगह है, वहां पर काफी सारे खनिज पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर ग्रेफाइट का उत्पादन कहां होता है, यहां पर आपको ये बताना है। तो इनमें से देखिए, ये पूरब में है क्या? नहीं, यहां पर तो होगा नहीं, यहां पर तो होगा नहीं, क्योंकि अधिकांश जो खनिज पाए जाते हैं मध्य प्रदेश की पूर्वी या नीचे की तरफ दक्षिण हिस्से में पाए जाते हैं। अब बचा सतना या बैतूल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बैतूल है। बैतूल में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि बैतूल वो जगह है जहां पर खनिज पाया जाता है, खासकर ग्रेफाइट खनिज। अच्छा, ग्रेफाइट का यूज क्या होता है, कई बार ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो पेंसिल, जो आप पेंसिल देखते हैं ना,
तो पेंसिल की जो लीड होती है या पेंसिल जिससे आप लिखते हैं वो बनाने में ग्रेफाइट का यूज होता है। इसका यूज स्नेहक के रूप में भी होता है। स्नेहक क्या होता है, जो भारी वाली मशीनें होती हैं जहां पर तापमान बहुत ज्यादा होता है तो वहां पर ग्रीस, ऑयल वगैरह इनका यूज नहीं किया जा सकता, तो ऐसे समय पे क्या करते हैं हम, ग्रेफाइट का यूज स्नेहक के रूप में यानी कि लुब्रिकेंट्स के रूप में भी करते हैं। तो ये आपको याद रखना कि बैतूल में क्या होता है, बैतूल में ग्रेफाइट उत्पादन होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये जनजातियों से संबंधित प्रश्न है और 2014 में पूछा गया था कि गोर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है या गोर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। क्या बेगा करती है, मुड़िया करती है, दंडावी मीडिया करती है या कोरकू के द्वारा किया जाता है। जनजातियों से संबंधित काफी सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए। इनमें से जो बेगा जनजाति, इसके बारे में तो मैं आपको बता दूं, विशेष पिछड़ी जनजाति के तहत इसको रखा गया है। किसके तहत रखा गया, विशेष पिछड़ी जनजाति के तहत इस जनजाति को रखा गया है, बेगा को। याद रखिएगा, बेगा मतलब विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में उसको माना जाता है। राइट, तो ये प्रश्न का सही उत्तर नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसकी कैरेक्टर बता रहा था कि एक सहरिया भी है और एक भारिया भी, तीन जनजाति हैं। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर है मुड़िया। ये मुड़िया जनजाति विशेषकर जो पाई जाती है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और इनके द्वारा जो नृत्य होता है वो गोर नृत्य कहलाता है। तो गोर नृत्य आप याद रखेंगे और मुड़िया आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। जो चौथा प्रश्न है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। ये भी 2014 में प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान से उत्तर देना है। देखिए, नर्मदा घाटी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये आपको पता होगा। रिफ्ट वैली से होकर बहती है, ये भी आपको पता होगा। अब ये भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली होती क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। रिफ्ट वैली क्या कहा जाता है, जैसे कि माना कि एक समतल जमीन थी। अब पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण या किसी भी कारण से जमीन का कुछ हिस्सा, या तो ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ दब गया या फिर ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठ गया। राइट, ये दोनों तरफ के हिस्से ऊपर की तरफ उठ गए या बीच का हिस्सा नीचे की तरफ धस गया, तो ये इस प्रकार का कुछ शेप बनेगा, जैसे ये ऊपर की तरफ और ये इस प्रकार का कुछ शेप बनेगा। तो ये जो जगह है ये रिफ्ट वैली कहलाती है। क्या कहते हैं इसको, रिफ्ट वैली। तो या तो ये हिस्सा ऊपर की तरफ उठा होगा या क्या होगा, ये हिस्सा नीचे की तरफ आया होगा, तो इसके दोनों ये बनेंगे, बगल के अंदर ये पर्वत बन जाएंगे। राइट, तो ये जगह कहलाएगी, रिफ्ट वैली कहलाएगी। और मध्य प्रदेश के अंदर जो नर्मदा घाटी है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है जो रिफ्ट वैली में बहती है। और ये किस किस के बीच में बहती है, तो आपको याद रखना, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में। किसके बीच में, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में, इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर ये नदी बहती है। कहां से निकलती है नर्मदा नदी, सभी को पता है, अमरकंटक से। भारत में जो इसकी कुल लंबाई है वो कितनी लंबाई है, वो जरा मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, रिफ्ट वैली में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है और ये बनाती है एस्चुरी। ये भी आपको याद रखना है। कहां पर मिलती है, खंबात की खाड़ी में, भड़ोच के पास जाके खंबात की खाड़ी में मिल जाती है और एस्चुरी बनाकर ये मिलती है। इसकी लंबाई कितनी है वो मुझे कमेंट करके आप बताइए कि इसकी लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई कितनी है और मध्य प्रदेश में कितनी है, दोनों अलग अलग आप बता सकते हैं। राइट, 13-12 वेरी गुड और 10-77, 13-12 और 10-77 याद रखना। 10-77 मध्य प्रदेश में और 13-12 पूरा। चलिए 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। भील जनजाति भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। ये 2015 में एमपीपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि भील जनजाति भारत में सबसे अधिक किस राज्य के अंदर पाई जाती है। अब यहाँ इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए जिनको पता है। मैं कुछ भील जनजाति के बारे में आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो भील जनजाति होगी। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी भील जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी है। अब लेकिन यहां पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, एक जनजाति के रूप में भील सबसे बड़ी है, लेकिन जनजाति समूह, जनजाति समूह के रूप में अगर आपसे पूछा है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह क्या है, तो वो गोंड है। याद रखना आपको। अब दोनों में अंतर क्या है ये आपको बता देता हूं। देखिए, भील जो होती है वो एक जाति, उसी प्रकार से गोंड भी एक जाति है, लेकिन गोंड के अंदर और भी सारी जनजातियां आ जाती हैं, जैसे अगरिया इसके अंदर आ जाते हैं और भी काफी सारे आ जाते हैं। तो अगर हम गोंड, अगरिया, इन सब को जो इसकी उपजातियां उनको एक ही काउंट करके चलें तो वहां पर जनजाति समूह बन जाएगा और ये गोंड जनजाति समूह सबसे बड़ा बन जाएगा। लेकिन सर हम भील को एक यूनिट काउंट करें और सिर्फ गोंड को एक यूनिट काउंट करें तो वहां पर भील सबसे बड़ी जनजाति बन जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट, कि कब भील जनजाति सबसे बड़ी होगी और कब गोंड जनजाति। तो जनजाति समूह की जब बात करेंगे तो गोंड जनजाति सबसे बड़ी होगी और इसकी बात करेंगे। अब यहाँ प्रश्न का उत्तर ऑब्वियसली मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश ही वो जगह है जहां पर सबसे बड़ी मात्रा में क्या पाई जाती है, सबसे बड़ी संख्या में भील जनजाति पाई जाती है।
राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। ये छठवां प्रश्न है। छठवें प्रश्न में क्या कहा गया है, ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है, ऐशबाग स्टेडियम। और ये प्रश्न पूछा था 2015 में एमपीपीएससी के द्वारा। तो मध्य प्रदेश के स्टेडियम्स के नाम आपको याद रखना है। कुछ स्टेडियम्स के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे इंदौर के स्टेडियम्स के नाम अगर आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए, इतने में आपको स्टेडियम्स के नाम बता देता हूं। अभय खेल प्रसाद, अभय खेल प्रसाद, होलकर स्टेडियम और नेहरू स्टेडियम। ये 3 स्टेडियम आप याद रखेंगे इंदौर के। अब ग्वालियर का कैप्टन रूप सिंह, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर आप याद रखेंगे भोपाल का, तो भोपाल में आपको तात्या टोपे या टीटी नगर स्टेडियम जिसे है तात्या टोपे, तात्या टोपे स्टेडियम, बाबे आली, राइट, बाबे आली स्टेडियम। और तीसरा ऐशबाग स्टेडियम, ये भी कहां पर है, ये भी भोपाल के अंदर ही है, राइट। और जबलपुर में आप कौन सा याद रखेंगे, जबलपुर में आप याद रखेंगे रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, राइट, रविशंकर शुक्ल स्टेडियम। तो ये आपको याद रखना है कि कहां पर कौन सा स्टेडियम है। इसके अलावा रीवा में टीआरएस स्टेडियम, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अब देख लीजिए यहां पर, ये हमारी टेस्ट सीरीज है जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर 499 रुपए में ये टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, और 399 में उनके लिए अवेलेबल है जिन्होंने हमारे नोट्स परचेस किए हैं। आप अभी भी अगर नोट्स परचेस करते हैं और उसके बाद ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको 399 में ही ये मिलेगी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि बिरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र निम्न में से किस जिले में स्थित है। ये 2014 का प्रश्न है। बिरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र, मध्य प्रदेश के अंदर काफी सारे जल विद्युत केंद्र हैं ऐसे, या पन बिजली संयंत्र भी कहते हैं, जल विद्युत केंद्र कहते हैं, जहां से पानी से बिजली बनाई जाती है। तो बिरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र की यहां पर आपसे बात की जा रही है, ये इसका आप आंसर दीजिए। कुछ कोयला आधारित विद्युत केंद्र भी है, राइट। कोयला आधारित विद्युत केंद्र की अगर मैं आपसे बात करूं तो एक विंध्याचल है, विंध्याचल जो सबसे बड़ा है, ये सिंगरौली में है, राइट। विंध्याचल ये सिंगरौली में है। सतपुड़ा है, सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नाम पर इसका पड़ा, ये सारणी बैतूल में है। चांदनी है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र, ये कहां पर है, नेपानगर में है, राइट। तो ये आप याद रखेंगे। तो इनमें से बिरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र, ये इसको संजय गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहां पर है, तो ये उमरिया में है, ये आप याद रखेंगे, राइट। कहां पर है बिरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र, ये उमरिया में है। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां, कि राजेंद्र हिरवानी को किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे। और ये 2015 में स्पोर्ट्स सेक्शन जो मध्य प्रदेश का है उससे पूछा गया प्रश्न है, राइट। ये अब देखिए, यहां पर इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि राजेंद्र हिरवानी, राजेंद्र हिरवानी विकेट कीपर थे भारतीय क्रिकेट टीम में, और मध्य प्रदेश से उनका संबंध है, इसलिए और इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है। कई बार क्रिकेट में एक संध्या अग्रवाल का प्रश्न भी आता है, संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, राइट। इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं, तो आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये कारनामा किया था कि एक टेस्ट मैच में अकेले ही 16 विकेट इनके द्वारा ले लिए गए थे, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे, और ये नवा प्रश्न है कि भारत भवन कहां है, भारत भवन कहां है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। मैं आपको भारत भवन के जिनके द्वारा इसको डिजाइन किया गया था उनका नाम बताता हूं, वास्तुकार का चार्ल्स कोरिया। अब मुझे ये बताओ, चार्ल्स कोरिया ने और क्या क्या डिजाइन किया है भारत भवन के अलावा। इन जगह में से कहां पर भारत भवन है वो आपको बताना है, राइट। भारत भवन कहां पर है ये आपको बताना, साथ में चार्ल्स कोरिया ने इनमें से, इनके अलावा, भारत भवन के अलावा और क्या क्या डिजाइन किया, ये जरा मुझे कमेंट करके बताओ। तो अधिकतर लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस प्रश्न का उत्तर गलत, कोई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है 1982 में, वेरी गुड। और क्या क्या किया है इसके अलावा डिजाइन, ये आप मुझे बताओ। अधिकतम लोग सही आंसर दे रहे हैं इसका, भोपाल क्या है इसका सही आंसर है, ये आपको याद रखना है, राइट। भोपाल इसका सही आंसर है, गुड। एमपीएसआई सुचारू रूप से क्लास कब से होंगी, इंग्लिश और मैथ्स। देखिए इंग्लिश और मैथ्स की क्लासेस अपलोडेड हैं, आप पुरानी देख लीजिए, जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद ही इंग्लिश और मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो पाएगी। और बताएं जरा, चार्ल्स कोरिया भोपाल, वेरी गुड।
अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा 10वां कि कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। तो लोहासुर जो है, लोहासुर को कौन सी जनजाति के द्वारा अपना देवता माना जाता है। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, लोहासुर का जो स्थान माना गया है वो धधकती भट्टी माना गया है। क्या माना गया है? धधकती भट्टी। और कौन सी जनजाति है? तो आपको हिंट के लिए बता देता हूं, ये गौड़ जनजाति की एक उपजाति है, राइट। और ये लोहे का काम करती है। और ये जनजाति कौन सी है? तो ये जनजाति है अगरिया। अगरिया क्या करती है? लोहासुर को अपना देवता मानती है। और लोहासुर का स्थान कहां पर मानती है? वो धधकती हुई भट्टी में मानती है, क्योंकि अगरिया का जो मेन काम है वो लोहे का काम है। लोहे को गला के अन्य प्रकार के काफी सारे प्रकार के औजार वगैरह बनाने का काम कौन करता है? तो ये अगरिया जनजाति यही काम करती है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे और ये 11वां प्रश्न होगा कि उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है। ये 2016 में प्रश्न पूछा गया था और मैंने आपको उदयगिरी की गुफाओं के बारे में काफी कुछ बताया हुआ है। यहाँ पर मूर्ति, खासकर जैन धर्म से संबंधित बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पर हैं, हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सारी मूर्तियां हैं। इसी की एक गुफा नंबर 20 है और वहां पर वराह भगवान की मूर्ति है। वराह भगवान की मूर्ति है। जब पृथ्वी से हिरण्याक्ष से उन्होंने पृथ्वी को बचाया था, उस पोजीशन वाली मूर्ति यहाँ पर है। और ये किस जिले में है? ये आपको हिंट देता हूं मैं आपको, उदयगिरी सांची के पास में है। उदयगिरी का है सांची के पास में है। लेकिन सांची किस जिले के अंदर है? रायसेन जिले के अंदर है, ये आपको याद रखना है। लेकिन उदयगिरी रायसेन जिले में नहीं है, याद रखना है, ये विदिशा जिले में है, राइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उदयगिरी कहां पर है? तो उदयगिरी विदिशा जिले में है। समझ में आया इतना आपको कि उदयगिरी कहां पर है? तो ये विदिशा जिले में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे 12वां। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? ये 2016 में प्रश्न पूछा गया था। इसमें पूछा था कि मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो जीडीपी है, राज्य की हम जीडीपी की बात करें, उसका बहुत बड़ा हिस्सा आज भी एग्रीकल्चर से ही आता है। हमारे यहाँ उद्योग बहुत कम है और आपसे प्रश्न मेंस में पूछा भी जाता है कि उद्योगों का मध्य प्रदेश के अंदर कमी के क्या कारण है, या मध्य प्रदेश का औद्योगिक पिछड़ेपन के क्या कारण है। तो उनके बारे में हम आगे कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल तो ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। आगे बढ़ेंगे, 13वें प्रश्न की बात होगी कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है। ये 2017 एमपीपीएससी में आपसे प्रश्न पूछा था कि क्या वो कॉर्निया में बनता है, क्या वो आइरिस में बनता है, क्या वो पुपिल में बनता है, क्या वो रेटिना में बनता है। तो हमारी आंखें जो होती हैं, हमारी आंखों के काफी सारे पार्ट्स होते हैं, काफी सारे पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स में से एक जगह पर हमारी आंखों पे जाके क्या बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और याद रखिएगा, ये देखिए कॉर्निया क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। तो कॉर्निया ये हमारी आंखों का सबसे बाहरी जो परत होती है उसको हम कॉर्निया कहते हैं, राइट। जबकि आइरिस अगर आपसे पूछा जाए तो कॉर्निया के ऊपर की तरफ ये वाला जो रेड कलर का हिस्सा दिखाई दे रहा है ये आइरिस कहलाता है। और पुतली, पीपुल्स जो होती है वो ये वाली जो हिस्सा कहलाता है, ये वाला हिस्सा, ये पुतली कहलाता है, लेंस भी कहते हैं इसको। और दृष्टि पटल कहलाता है रेटिना। ये पूरा बीच में काफी सारा लिक्विड टाइप का भरा होता है और यहाँ जाके इस ये जो येलो कलर का आपको जगह दिखाई रही है, यहाँ जाके हमारे दिमाग में क्या बनती है? चित्र बनता है। और वो उल्टा बनता है चित्र, लेकिन जो हमारा दिमाग में जाके जब प्रोसेस होता है, मस्तिष्क में जब प्रोसेस होता है तो हमें सीधा दिखाई देता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो दृष्टि पटल या रेटिना इसको कहते हैं, यहाँ पर चित्र बनता है। ये हमारी टेस्ट सीरीज 499 में अवेलेबल है। इसी टेस्ट सीरीज का हम डिस्कशन कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे 14वें प्रश्न की बात। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये 2016 में प्रश्न पूछा था एमपीपीएससी ने कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। यह आपको बताना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों से मुझे चाहिए, जरा इसका आंसर दीजिए कि किस वर्ष ये लागू किया गया था। और ये वेरी गुड, काफी सारे लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं। 1972 ए ऑप्शन प्रश्न का सही होगा। 1972 में जो था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने, चटगांव, आर्मरी रेड, इनमें से कौन संबंधित था? एक्चुअल में क्या हुआ था, चटगांव बंगाल के अंदर एक जगह है, उस पर क्या कह रहा था, वहां का जो कारखाना, खासकर जहां शस्त्रागार जो था, वहां जहां सारे हथियार वगैरह रखे रहते थे, तो इनमें से एक व्यक्ति के नेतृत्व में उस पर क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया था, उसको लूटा था, उस पर रेड डाली थी। और ये हुआ था 1930 में।
अप्रैल 1913 में। अगर मैं सही से डेट याद कर पा रहा हूं तो 18 अप्रैल शायद वो डेट थी, अगर मैं सही से याद कर रहा हूं, इसको ठीक कर लीजिएगा। बाकी 1930 अप्रैल में ये घटना हुई थी और इसी को चटगांव आर्मरी रेड के नाम से जानते हैं और ये किया था मास्टर सूर्यसेन के द्वारा। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है, मास्टर सूर्यसेन। ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 16वां प्रश्न कि भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। यानी भारत का ऐसा कौन सा द्वीप है जो ज्वालामुखी के कारण उद्गमित हुआ है या ज्वालामुखी के कारण बना है, यहां पर आपको ये बताना है। क्या वो बेरन है, क्या कार निकोबार है, लिटिल निकोबार है या उत्तरी निकोबार है, यह आप मुझे बताइए कि कौन सा वो है, राइट। इस प्रश्न का उत्तर, और जरा क्लास को शेयर कर दिया करो यार, ये संख्या कम होती जा रही है, मजा नहीं आएगा ऐसे लोग, ऐसे में फिर ऐसा फील होता है कि आप लोग पढ़ना नहीं चाहते, लॉकडाउन का फुल मजा ले रहे हो आप लोग। तो फुल मजा लॉकडाउन का मतलब, क्योंकि लॉकडाउन के बाद परीक्षा होनी है और परीक्षा फिर जब आपके मजे लेगी तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए लॉकडाउन के मजे मतलब लॉकडाउन का यूटिलाइज करो। गुड। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बेरन द्वीप इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 17वां प्रश्न, भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और ये 2016 में प्रश्न पूछा गया था और इसी को लेकर एक अपडेट और दे दूं मैं आपको, इसी को लेकर भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए एक पुरस्कार भी शुरू किए हैं, जो भारत की एकता अखंडता के लिए काम करेगा उनको ये पुरस्कार दिए जाएंगे और इस बार पहली बार ये पुरस्कार शुरू किए गए हैं। तो इनमें से कौन नेता हैं जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किया गया है, तो ये आपको याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 18वां प्रश्न, हम भारत के लोग, इन शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां किया गया है। हम भारत के लोग, आप सभी को पता होगा, हम भारत के लोग पूरी की पूरी हमारी कहां पर है, प्रस्तावना में है। कहां पर है, प्रस्तावना में। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसकी शुरुआत ही कहां से होती है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण राजनीतिक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और ये तमाम प्रकार की चीजें उसके अंदर है। तो आपको ये याद रखना है कि हम भारत के लोग, इन शब्दों का प्रयोग कहां किया गया है, संविधान में किया गया है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि जब हम बोलते हैं हम भारत के लोग, तो संविधान जो है, अभी भारत के हर एक हिस्से को शक्ति कहां से मिलती है, संविधान से। क्योंकि न्यायपालिका को शक्ति संविधान में डिफाइन है, कार्यपालिका की शक्ति संविधान में डिफाइन है, विधायिका क्या कर सकती है, ये सब संविधान में डिफाइन है। लेकिन संविधान को शक्ति कहां से प्राप्त होती है, तो इससे हमें पता चलता है कि हम भारत के लोगों से संविधान को ये शक्ति प्राप्त होती है। यानी कि संविधान की शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग हैं, भारत की जनता है, राइट। ये याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। 19वां, कि कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है। और ये प्रश्न 2016 में आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्थल है जो मूर्ति कला के तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो मूर्ति कला के तीर्थ के नाम से इनमें से कौन सा जाना जाता है। आप लोगों को जिनको उत्तर आया करें ना, तुरंत कमेंट कर दिया करो, ताकि गलत भी हो तो कोई बात नहीं, उससे आपका आइडिया सही हो जाएगा। अगर गलत होगा तो आप खुद को करेक्ट कर लेंगे, लेकिन सिर्फ बैठ के देखने भर से कुछ नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, खजुराहो। खजुराहो जो है वो मूर्ति कला के तीर्थ के नाम से जाना जाता है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है। आगे बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न और अंतिम, कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है। बड़ा शानदार प्रश्न था, 2018 में पूछा गया था और बहुत ज्यादा इसने कंफ्यूज किया था, राइट। बहुत ज्यादा कंफ्यूज इसने किया था लोगों को, क्योंकि देखिए यहां पर आपको ये याद रखना है, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा आइडिया ये होना चाहिए कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। जो हमारा ग्लोब होता है, ग्लोब में जो आड़ी रेखाएं, खड़ी रेखाएं होती हैं ऊपर से लेकर नीचे तक की, वो क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये इस टाइप की देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये बीच की रेखा कहलाती है 0 डिग्री। इसके इस तरफ क्या होता है, वेस्ट, इसके इस तरफ क्या होता है, ईस्ट। तो यहाँ पर पूर्वी की बात आ रही, पूर्वी देशांतर यानी इस तरफ की देशांतर होगी, और 80 डिग्री की बात आ रही है। तो इनमें से कौन सी जगह जो 80 डिग्री पे है, तो कंफ्यूजन जबलपुर और कटनी में था, क्योंकि दोनों 80 डिग्री पे हैं, दोनों जिले। लेकिन यहां पर पूछा गया आपसे शहर के बारे में, क्योंकि स्थान पूछा गया है, जिले के बारे में नहीं पूछा गया है। तो सबसे निकटतम जो होगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर जबलपुर होगा। इस प्रकार के प्रश्न काफी आते हैं, तो जिनकी ज्योग्राफी थोड़ी सी अच्छी होती है वो इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से दे पाते हैं। रीवा नहीं, सबसे पास में 80 डिग्री के पास में जबलपुर इस प्रश्न का उत्तर होगा, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने,
प्रश्न खत्म हो गए यहाँ तो हमारे पास में। अब कल हम संपूर्ण मध्य प्रदेश के प्रश्नों को हल करेंगे, संपूर्ण मध्य प्रदेश का टेस्ट होगा। तो कल आपको पूरा मध्य प्रदेश अच्छे से पढ़ के आना है। ये 19 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं और इन 19 क्लासेस में हमने कोशिश की है आपको बेहतरीन से बेहतरीन दे पाएं। आपने भी अच्छे से पढ़ा होगा और जो शुरू से शुरू यानी कि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहली क्लास से देखें और क्लास से देखने से पहले आप वो सब्जेक्ट पढ़ लें, वो टॉपिक पढ़ लें, वो चैप्टर पढ़ लें, ताकि आपकी जो चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। और समय से आया करो, पूरी क्लास देखा करो, लॉकडाउन का पूरा फायदा लो, क्योंकि लॉकडाउन एक बार खुल गया उसके बाद सभी लोग पढ़ने लगेंगे। तो याद रखना, जो आज पढ़ रहा है, जो आज मेहनत कर रहा है, वो कल सफलता काटेगा ही काटेगा, क्योंकि आज वो मेहनत बो रहा है और जो व्यक्ति जो चीज बोता है वो वही चीज काटता है। आज अगर आपने मक्कारी बोना शुरू कर दी तो याद रखना आप असफलता काटोगे, और आज अगर आपने मेहनत बोई, समय बोया, तो आप सफलता काटोगे। राइट। तो इस क्लास का समय क्या होगा, 9 बजे की ये समय क्लास का होता है। 9 बजे आप क्लास में आ जाया करो और बीच में भागने का क्रम छोड़ दो। आगे बढ़ेंगे, कुछ और जानकारी। जिस टेस्ट सीरीज का हम डिस्कशन कर रहे थे, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज, करीब 2000 लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं अभी तक और आने वाले समय में बहुत बड़ी संख्या में ज्वाइन करेंगे। तो इन लोगों के बीच में आपका स्थान क्या है, ये जानने के लिए इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लें। 101 सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपके टेस्ट मिलेंगे। 24 फुल लेंथ टेस्ट जैसे पीएससी पूछता है। 125 टोटल टेस्ट हो जाएंगे। 7500 एमसीक्यूज होंगे, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और सॉल्यूशन भी दिया गया है क्वेश्चंस का। और जिन लोगों ने हमारे नोट्स ले रखे हैं उनके लिए मात्र 399 रुपए में अवेलेबल है, लॉकडाउन पीरियड का ऑफर है। इसके अलावा ये हमारे नोट्स हैं, आप चाहें तो 998 रुपए में नोट्स अभी भी बुक कर सकते हैं। नोट्स की सभी पीडीएफ एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आप लोगों के लिए। और जैसे ही हमारे यहाँ से कुरियर सर्विस की, इंदौर से कुरियर सर्विस स्टार्ट होगा, आपके पास ये बुक्स पहुंचना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा ये फुल कोर्स आपके लिए भी अवेलेबल है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स में आज जो आपके लिए अपडेट किया गया है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स अपडेट कर दिए गए हैं। तो अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखे उनको तो देखिए और कल की क्लास में मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसे वो वीडियो लगे जो नए चैप्टर अपडेट किए हैं। और आज भी 3-4 नए वीडियो अपडेट होंगे। चलिए अब आप लोगों के प्रश्न में ले लेता हूं। आप लोगों के प्रश्न क्या है, इससे पहले ये हमारा क्विज 2020 के नाम से एक प्रतियोगिता हो रही है, जहां पर आप इस लॉकडाउन में घर बैठे 5000 रुपए या 2500 रुपए जीत सकते हैं। अगर आप इसको पार्टिसिपेट करना है तो 100 रुपए में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। एप्लीकेशन पर जाइए, एप्लीकेशन में आपको कोर्स के रूप में क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो कोर्स के रूप में आप सिलेक्ट कीजिएगा जुडिशरी एग्जाम, तो वहां आपको ये मिल जाएगा। और जहां एमपीपीएससी सिलेक्ट करते हैं आप उसकी जगह पर, और 24 मई को ये परीक्षा होगी, उससे पहले आप इसमें भाग ले सकते हैं। राइट। अभी नहीं, मेंस 2020 के लिए नोट्स तैयार हो रहे हैं। उम्मीद है 1 महीने के अंदर हम उनको तैयार कर लेंगे। और एमपीजीके की, सिर्फ एमपीजीके की बुक हमारी तरफ से तो अवेलेबल नहीं है, बाकी मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। मेंस की क्लास जल्दी स्टार्ट करते हैं। मेंस की क्लास कब से स्टार्ट करेंगे सर? नोट्स में सैंपल देखना, आप डेली सैंपल का बोलते हो यार, इतने लोगों ने लिया है, उनमें से किसी से भी पूछ लो, किसी से भी पूछ लो नोट्स कैसे हैं, आपको पता चल जाएगा। राइट। हाँ, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पाटिल साहब, हमारे नोट्स मोर देन इनफ है एमपीपीएससी के लिए, हर एक सब्जेक्ट के, सिर्फ एमपी के नहीं, सभी सब्जेक्ट्स के। कांस्टेबल की वैकेंसी यार देखो कब तक आएगी, सच बताऊं ना तो मुझे पता है, ना किसी और को पता है, ना तो अभी की तारीख में सरकार को पता है। तो फिलहाल तो आपका काम जो है वो तैयारी करना है, आप तैयारी करते रहें। और प्रश्न पूछें आप लोगों के, कोई प्रश्न हो तो। कॉल कर लीजिएगा विजन एमपीपीएससी, आपने अगर 2019 के नोट्स लिए थे तो आपको कॉल कर लीजिएगा। 100% हो जाएगा हमारे नोट से अरुण, 100% हो जाएगा। इकोनॉमी, चलिए देखते हैं, इकोनॉमी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं भी आप सब लोगों को प्यार करता हूँ राम, क्योंकि आप ही की वजह से मैं हूं। मैं खुद कुछ भी नहीं हूं, अगर आप लोग नहीं होंगे तो मैं कुछ भी नहीं हूं। कमीशंस, हाँ कमीशंस के करवा देते हैं, सुबह जल्दी करवाते हैं कमीशंस का। नहीं, अभी जुलाई में तो यार पीएससी आना पॉसिबल नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना होगा नोट्स के बाहर वीर, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लंबी क्लास होगी वैसे भी, आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों को धन्यवाद।